Hello students, we will continue with numericals in this lecture। तो जो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है ये NCERT का न्यूमेरिकल है, बट ये ओल्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, पहले ये पूछा जा चुका है एंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। And let us go through question. Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with initial speeds of 15 meter per second and 30 meter per second. Draw a graph showing time variation of the relative position of the second stone with respect to the first. Assume that stones do not rebound after colliding with the ground. We can ignore air friction, air resistance, and we can take acceleration due to gravity 10 meter per second square। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 200 मीटर की हाइट से दो स्टोन्स को थ्रो किया गया। बोथ स्टोन्स आर थ्रोन from the edge of the cliff with initial speeds 15 meter per second and 30 meter per second। स्टोन्स को थ्रो किया गया स्टोन ए एंड स्टोन बी। स्टोन ए की स्पीड क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकेंड गिवन है और बी की हमें 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है। हमें क्वेश्चन में ड्रॉ करनी है वेरिएशन ऑफ टाइम वेरिएशन ऑफ relative position of the second stone with respect to the first। second stone मतलब B stone with respect to first। second stone को अगर मैं x2 इसकी पोजीशन को x2 लिख लूँ और एक फर्स्ट स्टोन की पोजीशन को x1 लिख लूँ, तो अब हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टोन ए स्टोन को ग्राउंड तक आने में, ज़मीन तक ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने माइनस लिया है। देखो ये मेरा पॉइंट होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ये ओरिजिन होगा, ठीक है। दिस इज टेकन एज ओरिजिन। ओरिजिन से ऊपर का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ऊपर का डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ से नीचे का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा नेगेटिव। इस केस में हमारे पास -200 मीटर हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। इस बॉडी ने ऐसे घूम के नीचे आना है, ठीक है। हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। यू हमारे पास +15, टी हमें पता नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है तो -10t स्क्वायर हो जाएगी। -200 इज इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं t स्क्वायर -3t माइनस 5 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, -40 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे फैक्टर्स बन सकते हैं? 40 के फैक्टर मेरे ख्याल से 8 और 5 बन जाएंगे। यस, टी स्क्वायर -8t प्लस 5t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। t कॉमन आ जाएगा, t -8 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, t -8। यहाँ पर मेरे पास t की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ -5 सेकेंड, यहाँ 8 सेकेंड, माइनस टाइम नेगेटिव में तो होने वाला नहीं है, ये टाइम आ गया अपने पास 8 सेकेंड। जिसका मतलब ये है कि स्टोन ए को ग्राउंड तक आने में 8 सेकेंड लगेंगे। अब हम चेक करेंगे कि स्टोन बी को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। लेट अस हैव सम कैलकुलेशन फॉर स्टोन बी। हमारे पास फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S फिर से हमारे पास 200 है, फर्क सिर्फ U की वैल्यू में फर्क पड़ना है, बाकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, साइन कन्वेंशन हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ पे ये 3t की जगह 6t हो जाएगा, -40 इज इक्वल टू 0। अब इस बार फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे? आई नीड सम एज 6 एंड प्रोडक्ट एज 40, 12, 10 इंटू 4 कैन बी रिटर्न, माइनस प्लस हो गया ये अपने पास 4t -40 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन जाएंगे t -10 इंटू t माइनस t प्लस 4। चेक करना बेटा ये कैलकुलेशन सही है।
मुझे तो सही लग रही है। इनकी टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 सेकेंड एंड -4 सेकेंड। -4 सेकेंड तो पॉसिबल नहीं होगी, तो टाइम अपने पास आ गया 10 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि दूसरे स्टोन को ग्राउंड तक आने में 10 सेकेंड लगे। पहले स्टोन को 8 सेकेंड और दूसरे स्टोन को ग्राउंड तक आने में 10 सेकेंड लगे। ठीक है, ये हम लोगों ने जो अभी डिस्कशन की है, ये हम लोगों ने एक एक स्टोन की अलग अलग से डिस्कशन की है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन में हमें ढूंढना है x2 माइनस x1, सेकंड स्टोन और फर्स्ट स्टोन की रिलेटिव पोजीशन ढूंढनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन को पूछा गया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव मोशन में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस हैव सम रिलेटिव डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मोशन। हमारे पास अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टोन के लिए और पोजीशन वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और सेकंड के लिए थी 30 मीटर पर सेकेंड। मुझे लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि u2 माइनस u1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी। ठीक है, मैं वेक्टर्स डाल रहा हूँ, आप वेक्टर्स नहीं डालना चाहते, 2 स्टेप में करना चाहते हो, ऐसे कर सकते हो। a2 माइनस a1, पहले की एक्सेलरेशन और दूसरे की एक्सेलरेशन, दोनों की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने लिया था माइनस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस कम्स आउट 0। इनफैक्ट बेटा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर 2 बॉडीज को हवा में फेंका गया है, दे आर मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी, इन दैट केस रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो u मेरे पास आ गया है, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गई है। अब मुझे रिलेटिव पोजीशन देखनी है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, यानी कि x2 माइनस x1। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। रिलेटिव पोजीशन का फॉर्मूला मेरे पास बन सकता है u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव आप लोग लिख चुके हो, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो u रिलेटिव हमारे पास 15 है इंटू टाइम t, ये हो गया इज इक्वल टू x रिलेटिव। अब ये रिजल्ट तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद हमारी कंसेप्चुअल डिस्कशन शुरू होती है। हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है, हमने ये कैलकुलेट किया है कि कितनी देर में स्टोन्स ग्राउंड पे आ जाएंगे। फिर हमने ये कैलकुलेट किया कि उन दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशन की वैल्यू क्या है। अब हमें ये समझना है कि ये जो फार्मूला x2 माइनस x1 हमने कैलकुलेट किया है, ये कब तक अप्लाई किया जा सकता है, कितने टाइम तक अप्लाई किया जा सकता है। देखो बेटा, जो बॉडी B है वो 30 मीटर पर सेकेंड से गई थी, फेंका गया था, उसे ग्राउंड तक आने में लगते हैं 10 सेकेंड। जो बॉडी A फेंकी गई है उसे टाइम लगता है 8 सेकेंड। ये जो हमने डिस्कशन की है ये सिर्फ वैलिड रहेगी अप टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक, जब तक कि ए बॉडी नीचे नहीं आ जाती। जैसे ही ए बॉडी ग्राउंड पे आती है वो बाउंस बैक तो नहीं करती, क्वेश्चन में मेंशन है, बट उसके बाद सिर्फ कौन सी बॉडी मोशन में रहेगी, सिर्फ बॉडी बी मोशन में रहेगी। चलो तो लेट अस सी कि अप टू 8 सेकेंड हम लोग कैसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पहले 8 सेकेंड के लिए t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, जब तक दोनों बॉल्स हवा में रहती हैं, हमारे लिए x रिलेटिव ये फार्मूला 100% वैलिड है। 15 इंटू टी, ये वैल्यू मेरे पास x रिलेटिव की ये वैल्यू शुरू में कितनी थी, जब टाइम 0 है, एट t इज इक्वल टू 0, x रिलेटिव इज 0, एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, x रिलेटिव की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 120 मीटर। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट ये देखो कि ये जो इक्वेशन आई x रिलेटिव की,
इसमें x की पावर भी 1 है और t की पावर भी 1 है, दोनों की पावर 1 है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका y इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 होने वाला है, c की वैल्यू यहाँ पर 0 होने वाली है। तो आई कैन गो फॉर दिस, m कितना हो जाएगा मेरे पास 15, स्लोप इज गोइंग टू बी 15। तो ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। कितनी देर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने वाला है? 8 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, इधर मैं टाइम लिख रहा हूँ, टाइम इज टेकन इन सेकेंड्स एंड हेयर पोजीशन इज टेकन इन, रिलेटिव पोजीशन है बेसिकली बेटा, x2 माइनस x1 लिख लेते हैं, इट इज टेकन इन मीटर। तो ये मेरे पास 120 हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए जा सकते हैं। 8 सेकंड तक ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आने वाला है। दिस इज एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन अप टू 8 सेकंड। बात इसके बाद की है, इसके बाद क्या होगा, यानी कि 8 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक हमारे पास क्या होगा। इस टाइम के दौरान जो ऑब्जेक्ट ए है या जो बॉल ए है, इट कम्स टू रेस्ट, ये ग्राउंड पे आ गई है और ये रेस्ट पे है, ठीक है। और जो बॉल बी है, इट इज स्टिल इन मोशन, एंड इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, गेटिंग माई पॉइंट। देखो बेटा, क्योंकि बॉल बी को 10 सेकंड लगने थे, बॉल ए को कितने लगने थे? 8 सेकंड। इस पॉइंट को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। 8 सेकंड पे ये बॉल ए यहाँ पे आ गई है, बी बॉल यहाँ कहीं रही होगी, समवट हियर। ए और ये भी टाइम 8 सेकंड है, और ए और बी के बीच में इस समय जो डिस्टेंस है, जो रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव डिस्टेंस है, आपस में जो गैप है, वो 120 मीटर आ गया है। ए रुक गई है, बी अब लगातार नीचे गिरती जा रही है, ठीक है, और ये गिर रही है अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर मैं बी के लिए बात करूं, तो बी का ग्राफ इसके बाद का ऐसे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो s की इक्वेशन है वो क्या बनेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में ए रिलेटिव अब हम लोग जीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए तो रेस्ट पे है, सिर्फ बी मोशन में है। तो यहाँ पर ये किसकी इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी पैराबोला की। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ पैराबोला फ्रॉम 8 सेकेंड टू दिस इज अप टू 10 सेकेंड है ना, सॉरी। तो ये ऐसे आएगा अप टू 10 सेकेंड, ये ग्राफ इस तरह से आना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, खुद से समझिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन 2 ट्रेन्स से ए एंड बी। इन दोनों ट्रेन्स के बीच में इनिशियल डिस्टेंस हमें 60 किलोमीटर गिवन है। ये दोनों ट्रेन्स एक ही ट्रैक के ऊपर एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, और इन दोनों ट्रेन्स की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है। अब होता क्या है कि एक बर्ड एक ट्रेन से फ्लाई करना शुरू करता है। इस बर्ड की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये बर्ड फ्लाई करता है ट्रेन बी तक, फिर वापस आता है ट्रेन ए तक, फिर ट्रेन बी तक, ट्रेन ए तक। दिस प्रोसेस गोज ऑन। हम ये मान के चलते हैं कि उसे मुड़ने में, टर्न लेने में कोई टाइम नहीं लग रहा। क्वेश्चन ये है कि जब तक ये दोनों ट्रेन्स आपस में कोलाइड नहीं करती, टकराती नहीं है, तब तक इस बर्ड ने कुल मिला के कितने ट्रिप्स, अप डाउन कितने ट्रिप्स कंप्लीट कर लेने हैं, एंड इस दौरान बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर करना है। सो दिस इज बर्ड हियर। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इस बर्ड को दूसरी ट्रेन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आई एम डिस्कसिंग मोशन बिटवीन बर्ड एंड ट्रेन। बर्ड एंड ट्रेन को एक साथ डिस्कस करेंगे। हो क्या रहा है कि बर्ड ट्रेन की तरफ जा रहा है, दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपोजिट है, इसलिए जब मैं रिलेटिव
वेलोसिटी लिखूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास आएगी 90 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव डिस्टेंस कितना आ रहा है, बर्ड ने और ट्रेन ने आपस में कितना डिस्टेंस कवर करना है, दे आर गोइंग टू कवर 60 किलोमीटर। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन विल बी रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, दिस कम्स आउट 2/3 आवर। इतनी देर में जो बर्ड है वो ट्रेन तक पहुंच जाएगा। बट इतने टाइम में ये ट्रेन ए भी तो आगे चलती रहेगी, ठीक है, बी भी इधर आएगी, ए भी इधर आएगी। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी के लिए देखते हैं अब क्या हुआ इतने दौरान। तो ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन ए ने डिस्टेंस कवर किया होगा, वेलोसिटी है इसकी 30 और टाइम लगा 2/3। वेलोसिटी है 30, टाइम लगा 2/3, तो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा 20 किलोमीटर। सिमिलरली ट्रेन बी ने भी डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 20 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि मैं जब डिस्कशन करूं 2/3 आवर्स पर, तो ट्रेन ए भी थोड़ा आगे आ चुकी है, ट्रेन बी भी थोड़ा आगे आ चुकी है। ट्रेन ए कितना आगे आ गई है, इट कम्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। ट्रेन बी भी इधर से कितना आगे आ गई है, ये भी आगे आ गई है बाय 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। इसका मतलब अब ट्रेन ए और बी के बीच का जो गैप है वो भी 20 किलोमीटर रह गया है। ट्रेन ए इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी इज आल्सो मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एंड इस टाइम के दौरान 2/3 आवर्स के दौरान जो बर्ड है वो यहाँ पे पहुँच चुका है और इसने अपना वापस चलना शुरू कर दिया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अब बर्ड को बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि फॉर ट्रिप बी, सेकेंड ट्रिप, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए सेकेंड ट्रिप के लिए क्या होगा। ये फर्स्ट ट्रिप के लिए मैं यहाँ पर इसको T1 लिख लेता हूँ। अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रिप के लिए बर्ड को कितना टाइम लगेगा। वंस अगेन रिलेटिव वेलोसिटी तो 90 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। रिलेटिव डिस्टेंस इस केस में हमारे पास सिर्फ 20 किलोमीटर बचेगा। इसका मतलब बर्ड को यहाँ तक पहुँचने में, बी से ए तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ये बन जाएगा अपने पास 2/9। 2/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/3⁻², ठीक है। अब जितनी देर में बर्ड यहाँ तक पहुँचेगा, जितनी देर में बर्ड ए पॉइंट तक पहुँचेगा, ट्रेन ए तक पहुँचेगा, उतनी देर में ये दोनों ट्रेन्स थोड़ा और पास आ चुकी होंगी। यानी कि लेट अस हैव अ डिस्कशन बिटवीन ट्रेन ए एंड बी। ट्रेन ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम होकर कितना रह जाएगा, ये कितना टाइम लगा, 2/9 आवर्स। ट्रेन ए और ट्रेन बी ने 2/9 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करना है। 2/9 आवर्स में यहाँ पर मैं 2/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, ये मेरे पास बचेगा 20/3 किलोमीटर। सिमिलरली एक्स बी मेरे पास आ जाएगा 20/3 किलोमीटर, यही हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन कंक्लूड दैट कि टोटल डिस्टेंस ए और बी ने कितना कितना और कवर कर लिया। ट्रेन ए और बी और नज़दीक आ जाएंगी, ये ए है ये बी है। ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 20/3 किलोमीटर। ट्रेन बी ने भी सिमिलरली कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20/3 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस 20/3 इधर बच गया, तो बीच में कितना बच गया, 20/3 किलोमीटर। आई कैन यूटिलाइज सिमेट्री कि एक ट्रिप के बाद डिस्टेंस कितना रह जाता है दो ट्रेन के बीच में, 1/3। पहले 60 था, उसका 1/3 20, अब उसका 1/3 हो गया 20/3, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि हर बार बर्ड जब एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन तक जाता है तो डिस्टेंस 1/3 रह जाता है। और दूसरा पॉइंट जो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर पहले ट्रिप में टाइम 2/3 आवर लगा था, दूसरे में 2/3² लगेगा, तीसरे में 2/3⁻³ एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना हो, टोटल टाइम कितना लगेगा। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ट्रिप्स कैन द बर्ड मेक, बर्ड को टोटल कितने ट्रिप्स कंप्लीट करने हैं, एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड।
ओके, तो लेट अस गो फॉर कैलकुलेशंस ऑफ हाउ मेनी ट्रिप्स कैन द बर्ड मेक। देखिए बेटा, हमारे पास क्या है कि अल्टीमेटली इन ट्रेन्स के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब बर्ड ने फ्लाई करना बंद करना है। ये लॉजिक क्लियर है? यानी कि इन ट्रेन्स को कुल मिला के कितना डिस्टेंस कवर करना है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय ट्रेन इज 60 किलोमीटर। ट्रेन की रिजल्टिव वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बर्ड कितनी देर के लिए फ्लाई करेगा, बर्ड फ्लाई करेगा 1 घंटे के लिए। जब तक दोनों ट्रेन्स आपस में कोलाइड नहीं करती, बर्ड फ्लाई करता रहेगा और दोनों ट्रेन्स को आपस में कोलाइड करने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा। अब मुझे 1 घंटा यहाँ पर ऑब्टेन करना है सभी टाइम्स का सम। पहले ट्रिप में टाइम कितना था, 2/3, दूसरे में था 2/3 होल स्क्वायर, तीसरे में बनेगा 2/3 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू n टर्म्स, एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 आवर। वो टाइम जितनी देर में दोनों ट्रेन्स आपस में कोलाइड कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर nth ट्रिप में ये फर्स्ट ट्रिप था, nth ट्रिप में ये हो जाएगा 3⁻n। अब ये मेरे पास बन गया है एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कई बच्चों को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन रख लिया है, 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 1/3 रेज़ टू पावर n। अब हम समझते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जो GP स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं इस तरह से आती हैं, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म है T1, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है एंड सो ऑन। अगर आप दो साथ लगती टर्म्स की रेशियो लो, T2/T1, T3/T2, T4/T3, ऐसे कोई भी टर्म की रेशियो लो तो ये आपके पास आएगी R। दिस R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इज इट ओके? और अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स करना हो, सम ऑफ n टर्म्स, तो हमारे पास ये वैल्यू होती है a इंटू यहाँ पर 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला रहता है। इसमें साथ में एक और कंडीशन भी होती है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट एंड r इज लेस देन 1, then sum of infinite terms can be given as a upon 1 minus r. Then it may be written as a upon 1 minus r. ये रिजल्ट, ये पूरे का पूरा रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर पहले से आता है बहुत बढ़िया, नहीं तो मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट ही है, हम लोग यहीं पे याद कर लेंगे। फिजिक्स में कई बार ये आगे यूज़ होगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/3। हमारे पास a की वैल्यू हो गई है 1/3। अगर कॉमन रेशियो देखें तो वो भी कितनी आ रही है, 1/3, वो भी आ रही है 1/3। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि इन सभी टर्म्स का सम कितना बनना चाहिए, इट शुड बी 1/2। इन सभी टर्म्स का सम 1/2 बनना चाहिए। तो लेट अस सी कि हम लोग ये फार्मूला फिट करके क्या लिख पाते हैं। 1/2 इज इक्वल टू a हो गया 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर n अपॉन, ये हो गया अपने पास 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 2 इधर आके जस्ट होके 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर n, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/3 रेज़ टू पावर n, यानी कि 1/3 रेज़ टू पावर n की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी।
इट इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आपको यहाँ से इस तरीके से सीधा क्लियर नहीं है तो मैं एक तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मैंने बेसिकली रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये भी, इससे भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि n शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि थ्योरेटिकली ये बर्ड इनफाइनाइट मैनी ट्रिप्स कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि इन ट्रिप्स के दौरान ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस की कैलकुलेशन हम लोग सीधी कर सकते हैं। हमें ये पता है कि दो ट्रेन्स को आपस में टकराने में टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा, ठीक है। और बर्ड पूरे उस मोशन के दौरान कितनी स्पीड से मूव करता रहता है, 60 किलोमीटर पर आवर से। बेशक उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बट पूरे मोशन में, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में वो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है और 1 घंटे बाद दोनों ट्रेन्स आपस में कोलाइड कर जाती हैं। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड कितना होगा, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ट्रेन बर्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस कम्स आउट 60 इंटू 1, दिस कम्स आउट 60 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे के अंदर ट्रेन से टकराना है और उस दौरान बर्ड ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। Next question is, in a race of 100 meter dash, the first and second runners have a gap of 1 meter at the midway stage. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक 100 मीटर की स्प्रिंट रेस लग रही है जिसमें 2 पर्सन जो फर्स्ट एंड सेकंड आने वाले हैं उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 50 मीटर के ऊपर मिडवे में उन दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप है। मैं मान लूँ कि A अगर फर्स्ट आने वाला है तो A ने एग्जैक्टली 50 मीटर कवर कर लिए हैं, जबकि जो B है उससे थोड़ा पीछे है। B उससे थोड़ा पीछे है और B कितना पीछे है, बाय 1 मीटर। क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट रनर अप है उसको अपनी स्पीड को कितने % से इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो रेस को जीत सके। देखो, A तेज दौड़ रहा है, मान लो कि A की स्पीड है V1, B की स्पीड है V2, ऑफ कोर्स V2 इज लेस देन V1, तभी आधे डिस्टेंस कवर करने के बाद B थोड़ा सा पीछे रह गया। B ने अभी कवर किए हैं 49 मीटर एंड A ने कवर किए हैं 50। हम चाहते हैं कि B जस्ट रेस जीत जाए। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है जस्ट रेस जीत जाए, जिसका मतलब हम ये मान के चलेंगे B और A एग्जैक्टली एक ही टाइम पर यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी उससे जो भी हमारी स्पीड में इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज आएगी उससे हल्का सा भी इंक्रीज विल बी सफिशिएंट टू आवर आंसर। हमने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था, ये बाउंड्री कंडीशन होती है, इसमें हम मान के चलेंगे कि दोनों जस्ट बराबर पहुँच रहे हैं। तो अब B ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 51 मीटर, जबकि A ने कवर करना है सेकेंड हाफ में 50 मीटर। A की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, जबकि B की स्पीड में यहाँ पर इंक्रीज होगा। मैं मान लेता हूँ 49 मीटर के बाद B ने अपनी स्पीड को बढ़ा के V3 कर लिया है, ओके। अब A को फर्स्ट हाफ कवर करने में कितना टाइम लगेगा, T1। B को 49 मीटर कवर करने में टाइम लगा T2। ध्यान से बेटा, ये टाइम T1 और B को ये टाइम T2। कंसेप्चुअली ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। दोनों सेम टाइम पे, A और B दोनों सेम टाइम पे अलग अलग पोजीशंस पे थे। A ने 50 मीटर कवर किए थे, B ने 49 कवर किए थे। A को अगला हाफ कवर करने में भी टाइम कितना लगना है, T1, और B को अगला हाफ कवर करने में टाइम लगना है T3। बट कंसेप्चुअली जो समझना है, ये T2 और T3 भी सेम होने चाहिए। ये बात समझ रहे हो कैसे? क्योंकि A ने जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर कवर करने हैं उतनी ही देर में B ने बढ़ी हुई स्पीड के साथ V3 के साथ उतने ही टाइम में दूसरे एंड तक 100 मीटर तक पहुंचना है, तभी दोनों की रेस बराबर पे खत्म होगी, तभी B जस्ट विन करेगा। कैटिंग माय पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको समझ आ गया तो बात क्लियर है।
मैं इसको दोबारा से एक और तरीके से भी ट्राई करूंगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। T1 की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड V1 हो जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया पहले 49, स्पीड कितनी थी V2। T3 ने बाद में डिस्टेंस हुआ 51, स्पीड हो गई V3। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीड को कितना इंक्रीज करना चाहिए। मैं यहाँ पर V3/V2 को रीअरेंज करता हूँ, ये 51/49 हो जाएगी। हमसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। ये अपने पास बन जाएगा 2/49, ये बन जाएगा V3 - V2/V2। और परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज आ गया। परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए कैलकुलेशन के लिए हम लोग दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू लेफ्ट साइड में आ जाएगी। इंक्रीज इन स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 200/49। This side represent percentage increase in V2 और ये वैल्यू हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग आएगी। और एग्जैक्ट आप देख लेना, बट ये पक्का से दिस इज गोइंग टू बी सॉरी, ये वैल्यू हमारे पास 4% से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा सी पार्ट ग्रेटर देन 4%। अच्छा, हो सकता है कि कईयों को ये तीनों इक्वल होने का कंसेप्ट क्लियर ना हो। आई विल अटेम्प्ट इन अनदर वे। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, T1 और T2 दोनों इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मिड वे में उन दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप था। ठीक है, मतलब सेम टाइम पे एक मीटर आगे था और दूसरा 1 मीटर कंपैरिजन में पीछे था, बट टाइम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सेम। अब क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रेस बराबर के टाइम पे खत्म होगी, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल टाइम टेकन बाय ए शुड बी इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय बी। ओके, अब T1 T2 तो इक्वल ही है, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T2 तो पहले से ही है, तो ये तीनों इक्वल टाइम ही आएंगे। यही वैल्यू मैंने यहाँ पर भी यूज़ की थी। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़ लेना। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 कार्स के बीच में रेस हो रही है, कार ए एंड कार बी। क्वेश्चन में गिवन है दोनों कार्स रेस्ट से स्टार्ट करती हैं। दोनों कार्स अपने पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती हैं, एक कार A1 से और बी कार A2 से। रेस लग रही है, रेस लगने का मतलब दोनों कार्स ने बराबर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। क्वेश्चन में ये गिवन है कार A टेक्स T0 टाइम लेस। मान लो कार A ने जो टाइम लिया वो T1 था, तो नेचुरली कार 2 ने टाइम उससे थोड़ा ज़्यादा लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार 2 ने जो टाइम लिया वो कितना था, T0 ज़्यादा था एज कंपेयर टू A। तो इसका मतलब नेचुरली कार A तेज़ी से चल रही है। कार A की स्पीड थी V1, इसका मतलब कार B की स्पीड फिनिशिंग पॉइंट पे थी V2, और इन दोनों में डिफरेंस कितना था, V0। यानी कि जो V2 की वैल्यू है वो है V1 माइनस V0। ठीक है, B ने टाइम भी ज़्यादा लिया तो नेचुरली वो धीरे चल रही थी, उसकी स्पीड भी कम हो गई। सो दिस इज गिवन टू अस। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है V0 बाय T0। V0 बाय T0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कार A एंड कार B के लिए, 4 कार A एंड 4 कार B। कार A को पहुँचने में टाइम लगा T1। टाइम की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, T इज इक्वल टू √2s/A1। ठीक है, याद करो कंसेप्ट से जो हमने बात की थी मोशन अंडर ग्रेविटी में, √2h/g था। h क्या था, डिस्प्लेसमेंट या हाइट, यहाँ पर s है, वहाँ पर g थी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर a है।
अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हो, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी कार के लिए टाइम लगेगा अंडर रूट ऑफ 2s बाई a2। और अब बात की गई है स्पीड की। पहली कार को स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। ठीक है, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 2a1s, और सेकंड कार के लिए ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2a2s। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये टाइम t2 ज़्यादा है, हमें गिवन है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t0। तो यहाँ पर हम t2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज रूट ऑफ 2s बाई a2 माइनस रूट ऑफ 2s बाई a1 इज इक्वल टू t0, यानी कि t0 की वैल्यू यहाँ पे लिखी जा सकती है रूट ऑफ 2s, ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई रूट ऑफ a2 माइनस 1 बाई रूट ऑफ a1। अगर आप इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये बन जाएगा रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a2। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ t0। अब हम लोग v0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2, v1 माइनस v0 इज इक्वल v2, यानी कि v0 की वैल्यू होगी v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट 2s ब्रैकेट से बाहर रखा जा सकता है, रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जा सकता है, 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास बन जाएगा v0 बाय t0। ये रूट ऑफ 2s एंड ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ऑन कैलकुलेशन हमारे पास बन जाएगा रूट ऑफ a1 a2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रिक्वायर्ड आंसर, C विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन में हमें एक टावर गिवन है, इस टावर की छत से बॉल्स को रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब है कि इनिशियल स्पीड इज गोइंग टू बी 0 एट द मोमेंट व्हेन नाइन्थ बॉल काउंटेड फ्रॉम अबव रीचेस द ग्राउंड। पहली बॉल ड्रॉप की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से चल रहा है। जब नाइन्थ बॉल ग्राउंड पर पहुंची, नाइन्थ बॉल काउंटेड फ्रॉम अबव रीचेस द ग्राउंड, ये नाइन्थ बॉल है, दिस इज नाइन्थ बॉल जो कि ग्राउंड पर पहुंची। तो रास्ते में हवा में कितनी बॉल्स हो गई, दे आर गोइंग टू बी 8 बॉल्स। ठीक है, ये नाइन्थ है, यहाँ पर ये हम फर्स्ट बॉल गिनेंगे जो अभी हमने जस्ट ड्रॉप की है। ठीक है, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, यहाँ पे बेटा इनके बीच के डिस्टेंसेस मैंने सही तरीके से नहीं बनाए हैं, तो आपको सिर्फ फीलिंग आनी चाहिए कि हमने क्या किया है। ठीक है, क्योंकि गैप इनके बीच में इक्वल नहीं होगा, ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। 8, 9 बॉल के बीच में गैप सबसे ज़्यादा होगा, 1 और 2 के बीच में गैप सबसे कम होगा। रीचेस, अच्छा वापस चलते हैं। एट द मोमेंट व्हेन नाइन्थ बॉल काउंटेड फ्रॉम अबव रीचेस द ग्राउंड, जब नाइन्थ बॉल ग्राउंड पे पहुंची, nth बॉल इज एट 3/4 ऑफ हाइट ऑफ द टावर। अगर टावर की हाइट h है तो एक बॉल ऐसी थी, मुझे नहीं पता कौन सी बॉल थी, जो कि 3/4 ऑफ हाइट ऑफ द टावर पे है, यानी कि जिसने टावर के टॉप से रूफ से h/4 डिस्टेंस कवर किया है। और हमें ढूंढना है कि n की वैल्यू कितनी है। पहले तो हम ये देखेंगे नाइन्थ बॉल को ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगा। मैं मान के चलता हूँ कि 2 बॉल्स के बीच का जो इंटरवल है वो t सेकेंड्स है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जो अभी मैं करने वाला हूँ। तो t, 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, 8t, यानी कि अगर नाइन्थ बॉल की बात कर रहे हैं और t इज टाइम इंटरवल
बिटवीन टू बॉल्स, दो बॉल्स को ड्रॉप करने के बीच का टाइम इंटरवल ये है, तो यहाँ पर 9th बॉल को पहुँचने में टाइम कितना लगा होगा? 8t। मेक इट श्योर, आई रिपीट, 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, 8t। क्लियर? यानी कि h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर लगाएंगे जब हम। एक काम करता हूँ, ये टी सिंबल कंफ्यूज करेगा, इसको टी नॉट लिख लेता हूँ। तो h, हर बॉल को ड्रॉप करने के लिए इनिशियल स्पीड हमने 0 ली है क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है। जो टाइम है 8t आएगा। तो h की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास g/2 इंटू 64t नॉट स्क्वेयर हो जाएगी। ये कौन सी बॉल के लिए हो गया? दिस इज स्टोरी ऑफ 9th बॉल। 9th बॉल ने h हाइट टावर की हाइट कवर की है। दिस इज फॉर 9th बॉल। अब हमें बात करनी है nth बॉल की। nth बॉल के लिए जो n हमें ढूंढना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? h/4, और उसमें इनिशियल स्पीड 0 है, और यहाँ पर 8 की जगह क्या आएगा? n-1 t0। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी n-1 इंटू t0 होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। h/4 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/2g n-1 होल स्क्वायर t0 स्क्वायर से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, तो अपने पास ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 64 बाय n-1 होल स्क्वायर। ये कट जाएगा 16, n-1 कम्स आउट 6 होल स्क्वायर। 16 n-1, एक्चुअली यहाँ पर दो वैल्यूज आ सकती हैं अगर आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से करना है, बट मुझे माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। n की वैल्यू नेगेटिव होने वाली नहीं है, तो n कम्स आउट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a driver sees red light ahead and stops his car moving at 36 km/h। 36 km/h को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड इन 10 मीटर। If he is moving at a speed of 20 meter per second, the stopping distance is 30 meter. Assuming same deceleration and reaction time, find the stopping distance when car is moving at a speed of 15 meter per second. क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में है क्या? सामने रेड लाइट है, रेड लाइट को देख के एक कार ब्रेक लगाती है, बट ब्रेक लगाने से पहले उसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए। जब तक रिएक्शन टाइम है तब तक कार उसी स्पीड से चलती रहेगी। मान लो रिएक्शन टाइम है t0, देन कार विल कीप ऑन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर ए टाइम ऑफ t0। उसके बाद वो रिटार्डेशन शुरू करती है, और रिटार्डेशन शुरू करने के बाद उसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 0, और टोटल डिस्टेंस जो ये कार लेती है इन द फर्स्ट केस दिस इज 10 मीटर। यही है, यहाँ पर इसकी रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन में ये डिस्टेंस मान लो इसने x1 लिया, तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन a की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। सेम स्टोरी रिपीट होती है सेकंड या थर्ड केस में। सेकंड केस में क्या होता है कि कार स्टॉप करती है, बट इस बार उसकी स्पीड ज़्यादा है, 20 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब रिएक्शन टाइम तो वही रहेगा, तो ये 20 t0 टाइम के लिए उसी स्पीड से चलती रहेगी। फिर कार स्टॉप करेगी, और फॉर श्योर इस बार ये डिस्टेंस आगे से ज़्यादा लेगी, और क्वेश्चन के मुताबिक कुल मिला के इसने डिस्टेंस लिया 30 मीटर। यही लिखा हुआ है 30 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कार 15 मीटर पर सेकंड से चल रही हो तब इसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना चाहिए। फिर से हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर रिएक्शन टाइम t0 है तो t0 टाइम तक तो ये 15 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी,
उसके बाद ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, कांस्टेंट रिटार्डेशन से ये कुछ डिस्टेंस x3 कवर करेगी एंड ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हमें x जो अननोन है हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास चैलेंज क्या है, ना तो हमें a पता है ना हमें t0 पता है। तो उसके बाद जब तक हम ये दो वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते तब तक हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले दो जो केस गिवन है, दो स्पीड्स 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हम a एंड t0 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर पहले x1 के लिए कैलकुलेशन करूँगा। x1 मेरे पास क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये मेरे पास फार्मूला है बेटा। फाइनल स्पीड कितनी है, 0। इनिशियल कितनी है अपने पास यहाँ पर 10। एक बार मैं u² लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी, रिटार्डेशन है, और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना था, x1। ठीक है, ये इंटरवल में x1 था। तो मेरे पास यहाँ से u² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ax1। इससे मुझे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। बेसिकली मैं x1 लिख के रख लूँगा u² बाय 2a। अब मैं सभी सिचुएशंस में ये फॉर्मूला फिट कर सकता हूँ। पहले केस में u की वैल्यू 10 हो जाएगी, दूसरे में 20 हो जाएगी, तीसरे में 15 हो जाएगी। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस 10 मीटर को दो हिस्सों में लिखा जा सकता है, u इंटू, ये u है, u इंटू t0 यानी कि 10 इंटू t0 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है, u² अपने पास कितना है बेटा, 10² हो गया 100 अपॉन 2a। ये केस हो गया 1। सिमिलरली केस 2, यहाँ पर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आना था टोटल विच इज 30, और स्पीड कितनी है वो 20 t0 से, और यहाँ पे आएगा u² यानी कि 400 अपॉन 2a। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में टोटल डिस्टेंस अपने पास x है, स्पीड कितनी थी 15 t0 प्लस ये अपने पास कितना हो गया 15² अपॉन 2a, 225 अपॉन 2a। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 एंड 2 में से t0 एंड a0 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और या सीधा ही करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एंड दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ये 20 माइनस 30 कितना हो गया, -10, ये हो गया 0, ये हो गया 200, 2 से मल्टीप्लाई किया था -400 बाय 2a। ठीक है, ये -10 हो गया -200 बाय 2a, तो ये माइनस और माइनस कट गया, यहाँ पर बच गया 100। इसका मतलब a की वैल्यू अपने पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा एक नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे ध्यान देना है, पहले ही कंसीडर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगी, डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन जो आना था वो मैंने पहले से ही कंसीडर कर रखा है। रिटार्डेशन वाला माइनस साइन, जो एक्सेलरेशन वाला साइन पहले से ही कंसीडर कर रखा है। a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10 t0 प्लस 100 बाय 20, ये हो जाएगा 5, ये 5 माइनस हो गया, तो t0 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी हाफ सेकेंड। दिस इज t0। अब a और t0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट x इज इक्वल टू 15 इंटू t0 यानी कि 1/2 प्लस 225 बाय 20। ठीक है, ये अपने पास हो गया 7.5 प्लस ये हो गया 11, और ये बच गया 11.525 हो जाएगा, ये 18.75 मीटर बन जाना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। It is a straight line. Graph is also a straight line. Particle is moving in straight line
एंड दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू रीजन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू के इंटू एस, वे k इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। वाई एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, स्लोप m रख सकता हूँ जो मुझे पता नहीं है, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है तो मैं c की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। m है यहाँ पर, आप चाहे m रख लो चाहे k रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, डजेंट मैटर। तो आई विल स्टार्ट विद दिस वन, वे k इज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है vs, मुझे a और s गिवन है, मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है जो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट करता है। a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू k इंटू एस। आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, के एस इंटू डी एस हो जाएगा। और अब अगला स्टेप होगा टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, v इंटू डी वी, के इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा s इंटू डी एस। क्वेश्चन में गिवन था कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। जब शुरू किया तो नेचुरली डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। यहाँ से भी डायग्राम से भी क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू शुरू में 0 है। एट एनी टाइम वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट s है। यहाँ पर v की पावर 1 है, s की पावर 1 है, तो हम लोग इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू v, इधर k s की पावर 1 है, s स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू s। नेक्स्ट स्टेप होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप लोग लिख सकते हो v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k इंटू s स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, यही हो जाएगा। ये अपने पास बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k इंटू एस स्क्वायर बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k टाइम्स s। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो v इज प्रोपोर्शनल टू s हो गया, या अगर मैं यहाँ से दूसरे तरीके से देखूँ, v की पावर 1 है, s की पावर 1 है, और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, इंटरसेप्ट यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। एंड इस ग्राफ की स्लोप जो tan थीटा है उसको हम स्लोप को रूट ऑफ k लिख सकते हैं। Okay, next question. A particle moves in straight line so that displacement of the particle is given by relation x square is equal to 1 plus t square. Then we have to find out acceleration of the particle and there are 4 options. हमें देखना है इनमें से कौन सी ऑप्शन या ऑप्शंस सही हैं। तो we will start with दिस पार्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स से शुरू करके हमें एक्सप्लोरेशन तक पहुंचना है, तो अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी या v आएगी, v का डेरिवेटिव लेंगे तो a यानी कि एक्सप्लोरेशन आएगी। तो वी आर गोइंग टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इधर 1 हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 इज अ प्योर नंबर, ठीक है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। वी आर गोइंग टू अप्लाई चेन रूल हेयर, क्योंकि यहाँ पर t और x हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हमें चेन रूल के थ्रू इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, ये बन जाएगा dx बाई dt होता है v, x इंटू वी इज इक्वल टू t आ गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मैं ये 1 मान लेता हूँ तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
अब मुझे v से a तक पहुंचना है। मैं फिर से डेरिवेटिव लूँगा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया। यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है x एंड v दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर दोनों वेरिएबल हैं तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। याद करो प्रोडक्ट रूल क्या था जो हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट रूल। हम लोग लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं है। dt बाई डी टी हमारे पास सीधा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे x इंटू डी वी बाई डी टी प्लस उसके बाद आ जाएगा v इंटू डी एक्स बाई डी टी और dt बाई डी टी हमारे पास हो जाएगा 1। ये हो गया x इंटू ए डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई डी टी फिर से v हो गया, ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ a, तो मैं लिख सकता हूँ x इंटू ए इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। तो a की बेसिक वैल्यू ये आ रही है, बट अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको किसी भी ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन में x एंड t तो है बट v नहीं है, तो हम लोग यहाँ से v की वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि v को एलिमिनेट कर सकें। तो आई विल राइट यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस v, v की वैल्यू आएगी t बाई एक्स, v की वैल्यू आएगी t बाई एक्स होल स्क्वायर अपॉन x। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस टी स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब, ये आंसर बन गया। तो ये डी ऑप्शन तो हमारी बन ही गई है, फोर्थ ऑप्शन तो बन गई है। बट अभी मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है कि यहाँ से मैं टी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 से टी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दूँ जो कि कितनी है हमारे पास 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पर मैं टी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करने वाला हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पे ये x था और इधर था x क्यूब। वी विल सिंप्लीफाई दिस, ये आएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये भी दोनों कट जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये सेकंड आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। तो 1 and 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। अगर आपको सेकंड या थर्ड में डाउट है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये आपको जस्टिफाई नहीं होंगी, आपसे जस्टिफाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट्स हाइट वेज विद टाइम एज शोन इन डायग्राम। If acceleration due to gravity is taken as 7.5 meter per second square, then find the value of height h. Height h की वेरिएशन विद टाइम is given to us in question. ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, बॉडी घूम के वापस नीचे आएगी। ठीक है, सम वेलोसिटी u से फेंका गया, घूम के वापस नीचे आएगी, स्पीड सेम रहेगी बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इस दौरान जो इसकी हाइट की वेरिएशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हाइट की वेरिएशन अगर वैसे मैं फार्मूला देखूं तो हमारे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेचुरली नेगेटिव हो जाएगी तो यू पॉजिटिव हो जाएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी जिसमें u एंड g ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट हैं, यानी कि ये मेरे पास एक तरह से किसका ग्राफ बनेगा, ये मेरे पास एक तरह से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, इन्वर्टेड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसकी शेप तो डेफिनेटली डाउनवर्ड पैराबोला ही है। अब क्वेश्चन में हमें जो डाटा गिवन है
वो देखो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाउनवर्ड पैराबोला में ये वर्टेक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा एंड एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हो ये हाईएस्ट पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेगा। हमें पता है किसी भी ग्राफ में अगर पीक्स आती हैं या हाई मैक्सिमा या मिनिमा को रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसेप्चुअली आप देख रहे हो कि इससे ऊपर तो बॉडी जा ही नहीं रही है, दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम हाइट। और हमें पता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, मींस इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने वाली है। अब ये पार्टिकल यहाँ से नीचे यहाँ तक आया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोशन को नीचे से ऊपर स्टडी करने की जगह ऊपर से नीचे स्टडी करूँगा। मैंने आपको ये बात आगे भी बोली है, हमेशा ऊपर से नीचे स्टडी करना आसान होता है क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मुझे देखना है कि इस बॉडी को नीचे यहाँ तक ए पॉइंट आने में कितना टाइम लगा। 3.5 सेकेंड से 5 सेकेंड, यानी कि इसको नीचे आने में यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में 1.5 सेकेंड लगे। यानी कि अगर ये हाइट में h1 मान लूँ तो ये हाइट यहाँ पर कितनी होगी h1, और h1 हाइट कवर करने के लिए टाइम कितना लगा 1.5 सेकेंड ऊपर से नीचे। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले में मुझे बात करनी है हाईएस्ट पॉइंट से ए पॉइंट तक। हाईएस्ट पॉइंट को अगर मैं A1 मान लूँ तो मुझे बात करनी है A1 से A तक, ठीक है। तो ये हाइट या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h1। नीचे को आने की बात करनी है यहाँ से नीचे तक, ये हाइट हमारे पास है h1, इसके लिए कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी। टाइम क्वेश्चन में हमें 1.5 सेकेंड दे रखा है। एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में कहा गया 7.5 लेनी है और टाइम हमारे पास 1.5 है, तो हम इसको यहाँ पर h1 को सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास आ जाएगा 3.75 इंटू 1.5 होल स्क्वायर। वी कैन गो फॉर दिस कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद हमसे ये हाइट h पूछी गई है। अब हम बात करते हैं B पॉइंट पे। B पॉइंट पे अगर देखें तो बॉडी A1 से B पॉइंट तक यहाँ तक आई है, तो ये टाइम इंटरवल कितना है 6 सेकेंड माइनस 3.5 सेकेंड, दिस इज गोइंग टू बी 2.5 सेकेंड। यानी कि A1 से A तक, A1 से B तक बॉडी को आने में 2.5 सेकेंड लगे हैं। यानी कि अगर मैं A1 से B पॉइंट तक डिस्कशन करूं तो बॉडी ने टोटल हाइट कितनी कवर की है, h1 प्लस h, टोटल हाइट कवर की है h1 प्लस h, और इसे नीचे आने में टाइम कितना लगा है 2.5 सेकेंड। जी को हमने 7.5 लेना है, ये 2.5 सेकेंड लगे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद ही सॉल्व कर लेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से आपको ये स्टेप क्लियर होगा, है ना। ये हो गया A1 से B तक, ये हो गया समझो h मैंने यहाँ पे लिखा है और थोड़ी सी यहाँ पर सिंबल्स में गड़बड़ हुई है। ये h इन जनरल फार्मूला है हाइट, ठीक है। इस हाइट का इस h के साथ डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ये हाइट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में है, ये मैंने ग्राउंड से लिखी थी। कन्फ्यूजन अगर दूर करनी है तो इसको आप h डैश लिख लो, हाइट एट एनी टाइम। ये एक्चुअली हाइट मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए लिखी थी। हमें चाहिए हाइट h, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी ये 3.75 हो जाएगा। 3.75 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से 12 मीटर आपका आंसर बन जाना चाहिए। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट ऑप्शन। बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिवेटर whose floor to ceiling distance is L, an elevator whose floor to ceiling distance is L, this is distance L, ये हमारे पास हो गया फ्लोर, ये हमारे पास हो गई सीलिंग।
इज असेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ये ऊपर को जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। हो सकता है इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी हो, तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू एट टी इज इक्वल टू 0 अ लूज बोल्ट ड्रॉप्स फ्रॉम द सीलिंग। यहाँ पर एक बोल्ट था जो कि ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ था, तो t0 पे ये बोल्ट ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ये ड्रॉप हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि इस बोल्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इस एलिवेटर की इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि बोल्ट एलिवेटर के अंदर ही फिट था, तो दोनों इनिशियली सेम वेलोसिटी से ही जा रहे थे। तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बोल्ट इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू हिट द फ्लोर। इस बोल्ट को ग्राउंड यानी कि इस फ्लोर को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, एक रिलेटिव मोशन में, एक एब्सोल्यूट मोशन में यानी कि ग्राउंड फ्रेम से। वी विल डू इट विद रिलेटिव मोशन। तो मैं लेके चलता हूँ यू रिलेटिव। यू रिलेटिव होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो यू रिलेटिव हमारे पास हो गई 0। ए रिलेटिव यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, जबकि एलिवेटर ऊपर को जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आ जाएगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगी g+a। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इस बोल्ट ने नीचे गिरना है, ठीक है, इस फ्लोर पर गिरना है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा L, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेचुरली वो पॉजिटिवली आ जाएगा। हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, S रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। S रिलेटिव हमारे पास L है, u रिलेटिव 0 है, टाइम हमें ढूंढना है, a रिलेटिव हमने अभी अभी g+a कैलकुलेट की है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। t की वैल्यू अपने पास बन जाएगी 2l बाय g+a होल अंडर रूट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आंसर शुड बी C। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखना चाहें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बोल्ट नीचे गिरेगा, ठीक है, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये लिफ्ट साथ में ऊपर जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट दिस विल बी कॉम्बिनेशन, बोल्ट भी पहले ऊपर जाएगा क्योंकि बोल्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। आई ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम हियर। अगर ये बोल्ट है तो बोल्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी यू थी अपवर्ड, तो बोल्ट पहले ऊपर जाएगा फिर घूम के नीचे आएगा, ठीक है। अगर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट यहाँ पे थी, तो लिफ्ट लगातार ऊपर चली जाती रहेगी। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम कुछ बोल्ट नीचे आएगा और कुछ लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो ये दोनों इस तरह से आपस में यहाँ पर हिट करेंगे। अब आपको बड़ा क्लियर है कि इस तरह की कैलकुलेशन हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। आई विल रिकमेंड कि आप सेकंड मेथड देखो भी ना, करो भी ना, अगर आपको ये पूरी तरह से क्लियर है। सेकंड मेथड इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये लिफ्ट ऊपर गई बाय डिस्टेंस y1 और जो बोल्ट है ये नीचे आया बाय डिस्टेंस y2। हम लोग यहाँ पर लिफ्ट के लिए देखते हैं, लिफ्ट के लिए क्या होगा। फॉर लिफ्ट डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में y1। मैं पहले फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है ऊपर को, अपवर्ड डायरेक्शन हमने ली है नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर को है, हमने ली है नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी ऊपर को है तो वो भी आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। हमने ये मान लिया कि t वो टाइम है जब ये बोल्ट लिफ्ट को हिट करेगा। तो अगर मैं इस माइनस साइन को एडजस्ट कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा y1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ बोल्ट के लिए। बोल्ट के मोशन को हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं। बोल्ट के केस में डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे को, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने ली थी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो वो तो आएगी नेगेटिव।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को है वो आएगी पॉजिटिव, हाफ GT²। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, y1 प्लस y2, ut कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ g प्लस a इंटू t² हो जाएगा। y1 प्लस y2 विल रिप्रेजेंट total distance between ceiling and floor of the lift. This is L. L is equal to half G plus A into T²। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो T की वैल्यू वही बन जाएगी जो हमने पीछे ड्राइव की है। बट मैं दिल से यही चाहता हूँ कि आप लोग फर्स्ट मेथड को समझो, फर्स्ट मेथड की फीलिंग लो। फर्स्ट मेथड में हम लोग लिफ्ट के मूव करने की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि लिफ्ट में खड़े हुए बंदे को क्या महसूस हो रहा है। मैं उस कहानी को एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमने सारी डिस्कशन की है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर हम लोग खड़े हो जाते हैं, एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर से ही देख रहा है, ठीक है। आप लिफ्ट के अंदर हो तो यहाँ से बोल्ट गिरता है, जब बोल्ट यहाँ से गिरता है तो आपको बोल्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 महसूस होगी, जस्ट ड्रॉप होता हुआ महसूस होगा, जिसे आपने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बोल्ट नीचे गिर रहा है बट एक्सेलरेशन ऊपर को है, तो आपको ये महसूस होगा कि बोल्ट नीचे गिर रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू G प्लस A। और बोल्ट छत से, सीलिंग से लेके फ्लोर तक आ गया, तो फ्लोर तक आते हुए इस बोल्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी लिफ्ट की इफेक्टिव लेंथ L हमने जो लिख रखी है, ओके। तो यहाँ से हम ये सीधा फार्मूला ऐसे रिलेटिव वाला अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड लेवल के लिए तो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं ना ही नीट या मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया दूंगा ताकि आप लोग अगर कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे सॉल्व कर पाओ। हमें देखना है V एंड S के बीच में रिलेशन। सपोज मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक कर्व गिवन है। आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। मैंने यहाँ पर सपोज एक पॉइंट A लिया, A पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट A, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इनफैक्ट लिख सकते हो एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट ऑन कर्व या ग्राफ एक ही बात है। ये वैल्यू हमें क्या देगी? दिस विल गिव अस dv बाय ds, ठीक है। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। आई वुड लाइक टू रिकॉल दैट। अगर आपको लिखना है vt ग्राफ तो स्लोप क्या देगी? dv बाय dt। अगर आपको लिखना है xt ग्राफ तो स्लोप हमारे पास क्या आएगी? dx बाय dt, ओके। तो ये जनरल अप्रोच है। अगर यहाँ स्लोप लिखनी है तो ये आएगी dv बाय ds। बट मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस ग्राफ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? v इंटू dv बाय ds, v इंटू dv बाय ds। तो मेरे पास यहाँ पर dv बाय ds तो स्लोप से आ जाएगा। ये v की वैल्यू लगातार वेरिएबल है, तो मुझे जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी है, जिस पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन ढूंढनी है, उस पॉइंट पे मुझे v की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो ये मेरे पास है v की वैल्यू से एट पॉइंट A वेलोसिटी या v की वैल्यू है va। तो इस एग्जांपल में मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? वेलोसिटी एट पॉइंट A मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ dv बाय ds एट पॉइंट A। एट पॉइंट A, जिस पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है उसी पॉइंट पे va मल्टीप्लाई बाय उसी पॉइंट की स्लोप dv बाय ds। दिस विल गिव अस एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? Next we have acceleration displacement graph. Acceleration displacement graph हमें क्या सिग्निफाई करता है? Acceleration displacement graph की सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है?
एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एएस ग्राफ। तो वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ ए की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा ए इंटू एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। अगला स्टेप है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम लेंगे लिमिट्स v1 से v2 तक या u से v तक भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर a इंटू डी एस का एरिया डिस्प्लेसमेंट मैं लिख सकता हूँ s1 से s2 तक। इज दैट ओके? यहाँ पर ये पावर 1 है, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम v1 टू v2। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ये बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। इज दैट ओके? अब मुझे समझना है कि ये सेक्शन क्या है। मैं समझने के लिए एक ऐसे ही आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले लेता हूँ। एस ए ग्राफ है, सपोज एस ए ग्राफ मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास ए इंटू डी एस क्या आएगा? डी एस ये एलिमेंट्री एरिया है। आपको याद होगा कि जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एरिया अंडर ग्राफ आता है। आप जस्ट रिकॉल कर सकते हो कि अगर ये ds है तो ये मेरे पास कितना आएगा, a आएगा। तो ये एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया कितना आएगा, a इंटू डी एस। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एरिया अंडर ग्राफ। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, s1 से s2 तक। स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा s1, ये एंड पॉइंट कितना होगा, s2। तो यानी कि जो लेफ्ट साइड है ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एरिया अंडर एस ग्राफ। Area under AS graph is equal to V2 square minus V1 square by 2. This is standard result. Area under AS graph gives V2 square minus V1 square upon 2. ठीक है? This is only for MCQs. मुझे नहीं ध्यान में कि कहीं पे बोर्ड के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती हो। अब हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड अपॉन ग्राफ्स। ये आज के लिए इस लेक्चर के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वीएस ग्राफ गिवन है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, फिर ओ से ए तक ग्राफ का मोशन, पार्टिकल का मोशन अलग है। ए से बी तक मोशन के लिए लाइन की स्लोप चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मोशन भी डेफिनेटली चेंज हो रहा है। तो हम लोग अपनी डिस्कशन दो हिस्सों में करेंगे, 0 से 100 मीटर तक एंड 100 मीटर से 200 मीटर तक। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर एंड 150 मीटर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वीएस ग्राफ से एक्सेलरेशन को लिखा कैसे जा सकता है। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस। इज इट ओके? तो मुझे डी वी बाई डी एस कहाँ से कैलकुलेट करनी है, स्लोप से। अगर मैं ओ से ए तक ग्राफ देखूं, ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप फिक्स रहेगी। इसकी स्लोप कितनी आएगी ओ से ए तक, यानी कि डी वी बाई डी एस की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 40 है, बेस हमारे पास 100 है, यानी कि स्लोप की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 2/5। अब हम बात करते हैं ए से बी तक हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि डी वी बाई डी एस। अब आपको यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैलकुलेशन के लिए मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर देता हूँ। हम ये एंगल थीटा से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, tan थीटा। परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगी और बेस इधर हो जाएगा। ये लेंथ कितनी है हमारे पास 10 यूनिट्स और ये हमारे पास है 100 यूनिट्स, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 10/100 मीन्स 1/10। तो ये हमारे पास आ गई स्लोप फॉर ए टू बी। ओके, अब हमें देखनी है वैल्यू किसकी, एक्सेलरेशन की व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। 50 मीटर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये 50 मीटर है,
कंसेप्चुअली बिना कैलकुलेशन के आप लोग सोच सकते हो कि अगर 0 से 100 डिस्प्लेसमेंट होता है तो इधर 0 से 40 वेलोसिटी में चेंज आता है। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो अगर इधर 50 है तो इधर भी 20 होना चाहिए, हाफ हाफ। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स ले सकते हो। इन दो ट्रायंगल्स के लिए आप लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अगर मैं O से A के बीच में 50 मीटर के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू लिखूं तो वो मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। I want to calculate acceleration value of A when displacement is 50 मीटर। मेरे पास फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बाई डी एस, v इंटू डी वी बाई डी एस। इस केस में 50 मीटर के ऊपर स्लोप कौन सी है, जो OA की स्लोप है, यानी कि 2/5। v जब 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो v की वैल्यू कितनी है, 20। तो ये अपने पास आ गया 40/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जब हमें कैलकुलेशन करनी है 150 मीटर पे। 150 मीटर पे यहाँ पर हमें अब कैलकुलेशन करनी है। दिस इज 150 मीटर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए होगी। मैं फिर से बिना ज़्यादा एफर्ट ना लगाए हुए कंसेप्चुअली कर सकता हूँ। 100 से 200 के चेंज में इधर आया 10 का चेंज, तो 100 से 150 बिल्कुल मिड में आ गया। तो यहाँ पर भी चेंज कितना आएगा, सेंटर में, यानी कि 45 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। ये बात करें हम एक्सेलरेशन की, पार्ट 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 150 मीटर। हमारे पास फार्मूला वही रहेगा v इंटू डी वी बाई डी एस। इस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, दिस कम्स आउट 45 मीटर। और यहाँ पर स्लोप डी वी बाई डी एस हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 1/10, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन के पहले दोनों पार्ट्स का आंसर हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है एस है, जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, अब आ रहा है हमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करना है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तभी प्लॉट कर पाएंगे जब हमें ए एंड एस के बीच में रिलेशन, कोई इक्वेशन हमें पता हो। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा फॉर O to A। O से A तक हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू V इंटू डी वी बाई डी एस, यही था। डी वी बाई डी एस की वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं 2/5। तो A की वैल्यू बन जाती है 2/5 इंटू V, वे V इज वेलोसिटी। अब मुझे वेलोसिटी लिखनी है। वेलोसिटी देखो, मुझे चाहिए आंसर A एंड S के बीच में, तो यहाँ पे मुझे V को हटाना है और डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। मैं O से A वाले पार्ट में ही फोकस करूँगा। O से A वाले पार्ट में मेरे पास जो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे। स्लोप कितनी है, 2/5 और x की जगह हमारे पास s है। इंटरसेप्ट हमारे पास आएगा 0। ये क्लियर है। वी आर जस्ट अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर OA लाइन। इस लाइन के लिए आप लोग समझ सकते हो मैंने क्या किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट 0 था, x की जगह s था और स्लोप हमने 2/5 पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास v की वैल्यू आ गई 2/5s। अगर मैं v की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो v एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास a और s के बीच में फॉर्मूला आ जाएगा। मुझे as ग्राफ ही प्लॉट करना है, मुझे a एंड s के बीच में ही फॉर्मूला चाहिए, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू बन जाएगी 2/5 इंटू 2/5s। तो a की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4/25s।
So this is formula for या relation between acceleration and displacement between O and A. O से A के बीच में ये रिलेशन बन जाएगा। क्लियर? अब चैलेंज थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब हम A से B के बीच के रिलेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन A और B के बीच में लिखी जा सकती है विद फार्मूला V इंटू डी वी बाई डी एस, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। डी वी बाई डी एस, ये हम डी वी बाई डी एस दो जगह कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/10, यहाँ पे ये वैल्यू पुट की थी 1/10, तो A की वैल्यू बन सकती है V इंटू 1/10 बिटवीन A एंड B। अब चैलेंज है V का। V को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन थी, ग्राफ गिवन था, उसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, उतने हिस्से को रख रहा हूँ जितना मुझे समझाने के लिए अभी चाहिए। ठीक है, आपको A और B के बीच के हिस्से में फोकस करना है, इतने हिस्से में हमें देखना है। ये लाइन हमें गिवन है और हमें इस लाइन को यूज़ करते हुए यहाँ से V एंड S के बीच में एक रिलेशन लिखना है। एक्चुअली आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है वो सिर्फ पढ़ी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर मैं दूसरी इक्वेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, या दूसरी इक्वेशन होती है 2.4। अगर किसी को याद हो तो 2.4 हम लोग ऐसे पढ़ते थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, बट मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं आती, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी ग्राफ को और प्रोड्यूस करके थोड़ा पीछे को बढ़ा के आपको यहीं से एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो बेटा, 100 से 200 तक चेंज आया 10 का, यानी कि यहाँ पे गैप कितना था 100 मीटर का, तो इधर वेलोसिटी में इंक्रीज कितना आया 10 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पर भी 100 का गैप है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा 10 का, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आनी चाहिए 30 मीटर पर सेकंड। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे मिल जाएगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 30। इस ग्राफ की स्लोप हम पहले से लिख चुके हैं, हम लोग फिर से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, स्लोप हम लोग लिख चुके हैं a से b तक 1/10, x की जगह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी मेंशन है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, इनफैक्ट 30। मुझे रिलेशन चाहिए बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, मुझे v नहीं चाहिए, तो मैं v की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा ताकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बन सके। तो a इज इक्वल टू 1/10, v की वैल्यू पुट कर देंगे 1/10 इंटू s प्लस 30, यही हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो s/100 प्लस ये 0 से 0 कट जाएगा, ये प्लस 3 हो गया। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, कितनी देर के लिए, बिटवीन 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट से 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी। इज दैट ओके? अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने इक्वेशंस लिख ली हैं, हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं, एक 0 से 50 मीटर तक के लिए, एक 0 से 100 मीटर के लिए और एक 100 मीटर से 200 मीटर के लिए। हम इन दोनों के लिए यहाँ पर दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, अलग अलग हिस्से में ग्राफ बनेंगे। लेट अस सी। आई ऑलरेडी सेड कि ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम एक बार देखकर और मतलब सॉल्यूशन समझकर जैसे मैं बता रहा हूँ, और दूसरा बिना देखे अटेम्प्ट करना चाहिए। ए की बात हो रही है 0 से 100 तक, ये आएगा हमारे पास 4/25s। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, मैं यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर s, यहाँ पर a। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 आएगी। जब डिस्प्लेसमेंट 100 हो गया तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 16 बन जाएगी, 100 पुट करूँगा तो एक्सेलरेशन बन जाएगी 16। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ हो गया हमारा 0 से लेके 100 मीटर तक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कुछ ऐसे। यहाँ पे आ गया ये 16, एक्सेलरेशन हो गई इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद ये ग्राफ
कि इक्वेशन फॉलो नहीं होगी, 100 से 200 मीटर के बीच में ये इक्वेशन फॉलो होगी। अब यहाँ पर अगर मैं s को 100 पुट करता हूँ, जस्ट लुक एट हियर, अगर मैं s को 100 पुट करता हूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बन जाती है 4, ठीक है ना। s को 100 पुट करता हूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाती है 4, यानी कि अचानक से एक्सेलरेशन कम हो जाती है, सीधी 16 से 4 पे आ जाती है। जब मैं s को 200 पुट करता हूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 2 + 3 5, तो ये बन जाएगी हमारे पास 5, यानी कि 100 और 200 के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन की जो वेरिएशन होगी 4 से 5 तक होगी। और क्योंकि देखो यहाँ पर a भी पावर 1 में है, s भी पावर 1 में है, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मेरे डायग्राम में कुछ ज़्यादा छोटा हिस्सा बनेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 4 से 5 के बीच में ही ये ग्राफ आएगा ऑलमोस्ट। अगर पिछले वाले के कंपैरिजन में कहूँ तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट आएगा। आई विल ट्राई टू ड्रॉ वंस अगेन, तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ऑन ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, यू कैन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दिस ग्राफ। एंड क्वेश्चन में कहा गया है जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 है। क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर, यानी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमें पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वैसे तो ये मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, बट इफ़ यू कैन रिकॉल तो अच्छी, इफ़ यू कैनॉट रिकॉल इसलिए मैं दोबारा से ड्राइव करवा रहा हूँ। ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है v × dv/ds। आप लोग याद करो, मैंने यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली थी। थोड़ा जल्दी से करूँगा। फिर हमने ये लिखा था कि एरिया अंडर AS ग्राफ, एरिया अंडर AS ग्राफ गिव्स अस, ये किसके इक्वल है, v² - u²/2, ठीक है। अब हम लोग एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। एरिया कई हिस्सों में आएगा, A, B, C एंड D, कई हिस्सों में एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम कई हिस्सों में एरिया फाइंड आउट करेंगे तो टोटल एरिया अंडर ग्राफ आएगा, दैट एरिया विल गिव अस v² - u²/2। u इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 गिवन है, तो यहाँ पे आएगा v² - u²/2 इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ में आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर इस ट्रेपेजियम का, फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी से कर दूंगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, फिर आ जाएगा 6 × 2 प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू 2 + 4 × 2, फिर ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 × 4। आप लोग ये कैलकुलेशन खुद करना। इट इज इक्वल टू v²/2, ये होगा 14 + 10 24 48, √48 v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4√3 मीटर पर सेकेंड। चेक करो बेटा क्या हमारा आंसर ये सही है।